Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम पढ़ेंगे डेस्क्रिप्टिव पोइम्स बाय विलियम शेक्सपियर और हमने यूपी टीजीटी को दोबारा शुरू किया है। ये टीजीटी पर 4th वीडियो है, वो भी विलियम शेक्सपियर पर। और आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज 154 सोनेट्स के अलावा 5 डेस्क्रिप्टिव पोइम्स भी लिखी हैं। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्री, पैशनेट पिलग्रिम, द फिनिक्स एंड द टर्टल, द लवर्स कंप्लेंट। इनको हम वन बाई वन पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की, जो कि 1593 में पब्लिश होती है और ये विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बोथ वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्री apparently written while theatres were closed by plague in 1592 to 94। इन वर्षों के दौरान 1592 से लेकर 1594 के बीच में इंग्लैंड में प्लेग फैला था और प्लेग के कारण थिएटर्स वर क्लोज्ड, सो देयर वर नो थिएटर नो प्लेज। क्योंकि विलियम शेक्सपियर थिएटर के लिए लिखा करते थे, तो फिर इन्होंने वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्री, जो कि बहुत बड़ी पोइम है, इनको लिखा, कंपोज किया। और वीनस और एडोनिस 1593 में और रेप ऑफ लुक्री 1594 में पब्लिश होती है। जैसा कि अभी बताया कि वीनस एंड एडोनिस इज प्रोबेबली शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिकेशन वर्क प्रिंटेड इन क्वार्टो इन 1593। 1593 में वीनस एंड एडोनिस पब्लिश होती है और विलियम शेक्सपियर का ये फर्स्ट पब्लिकेशन वर्क माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। इसी पोइम पर फ्रांसिस मेयर्स विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, द विटी सोल ऑफ ओविड्स लाइफ इन मेलिफ्लुअस एंड हनी टंग्ड शेक्सपियर। यानी कि विटी सोल ऑफ ओविड्स लाइफ, यानी कि ओविड की लाइफ की जो बुद्धिमानी भरी आत्मा। मेलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर बोलने वाला, और हनी टंग का मतलब भी मधुर बोलने वाला होता है, यानी मधुर बोलने वाले शेक्सपियर। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विलियम शेक्सपियर ने वीनस और एडोनिस जो पोइम कंपोज की है, वो लैटिन पोइट ओविड की जो रचना है मेटामॉर्फोसिस, उस पर बेस्ड है, यानी कि उसकी कहानियों पर ये बेस्ड है। और ये भी ध्यान रखेंगे इस कोटेशन को, हनी टंग्ड शेक्सपियर व्हेन आई सा दाइन इश्यू। दाइन इश्यू का मतलब इसी पोइम की बात कर रहे हैं। हनी टंग्ड शेक्सपियर ये कहा है जॉन बीवर ने, और इनकी पोइम का नाम है एड गुलैलमम शेक्सपियर। एड गुलैलमम शेक्सपियर। देखिए, गुलैलमम लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है विलियम, यानी कि विलियम शेक्सपियर को। इसका अर्थ, पूरे का अर्थ हुआ विलियम शेक्सपियर को। ये पोइम का नाम है। उस पोइम की पहली लाइन है हनी टंग्ड शेक्सपियर व्हेन आई सा दाइन इश्यू। अब हनी टंग शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर को दो लोगों ने कहा है। एक एड जॉन बीवर ने कहा है, और दूसरा किसने कहा है? अभी ऊपर आपने पढ़ा, फ्रांसिसी मेयर्स ने। वो भी ध्यान रखेंगे। अगली बात, द पोइम इज इंस्पायर्ड बाय एंड बेस्ड ऑन द स्टोरीज फाउंड इन द मेटामॉर्फोसिस बाय लैटिन पोइट ओविड। तो ओविड की रचना है, आप जानते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसमें 100 स्टोरीज हैं।
उनमें एक है वीनस एंड एडोनिस के बारे में, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है। बोथ वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्री वर रिटन to be printed, perhaps reflecting Shakespeare's need of the patronage of Henry Riesling III, Earl of Southampton, or his intention to become known as a poet। यहाँ कारण बता रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर ने दोनों रचनाओं को प्लेग के दौरान लिखा था। उस समय इंग्लैंड में प्लेग था, तो उस दौरान लिखने का दो कारण थे। एक तो ये चाहते थे कि ये पोइट के रूप में फेमस हो जाए, और सेकंड वन हेनरी रियसले जो कि थर्ड अर्ल ऑफ सदम्पटन थे, उनका पैट्रनेज प्राप्त करना चाहते थे ताकि कुछ जो है मॉनेटरी इनकम हो जाए, इनको कोई जो है धन की अर्जन हो जाए, इसलिए इन्होंने इस पोइम को लिखा था। The poem begins with a brief dedication to Henry Riesling, third Earl of Southampton, in which the poet describes the poem as the first year of my invention। तो पोइम, दोनों ही पोइम वीनस और एडोनिस और रेप ऑफ लुक्री, दोनों ही पोइम ध्यान रखना एक डेडिकेशन से शुरू होती हैं, जो कि हेनरी रियसले को डेडिकेट की गई हैं, उन्हीं को संबोधित करके की गई हैं। और इसी डेडिकेशन में इन्होंने इस पोइम को कहा है द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि फॉर विच वर्क डिड विलियम शेक्सपियर से द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और ये पूछा भी गया है टीजीटी में। और डेडिकेशन, उस डेडिकेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू है, टू द राइट ऑनरेबल हेनरी रियसले, अर्ल ऑफ सदम्पटन एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड, ये उन्होंने एड्रेस किया है। आई नो नॉट हाउ शैल आई ऑफेंड इन डेडिकेटिंग माई अनपॉलिश्ड लाइन्स टू योर लॉर्डशिप, नॉर हाउ द वर्ल्ड विल सेंसर मी। बोले मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी इन अनपॉलिश्ड का मतलब ऐसी उल्टी सीधी, जिनको मैंने सुधारा नहीं है, इन पंक्तियों के द्वारा मैंने आपकी लॉर्डशिप में कितना ऑफेंड किया है, जो ये पोइम आपको डेडिकेट की है। और नॉर हाउ द वर्ल्ड विल सेंस्योर मी फॉर चूजिंग सो स्ट्रॉन्ग अ प्रोप टू सपोर्ट सो वीक अ बर्डन ओनली इफ योर ऑनर सीम। बोले ना ही ये दुनिया ये जज कर पाएगी, ये आरोप लगा पाएगी कि मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग प्रोप का मतलब होता है आपका टेक, कि मैंने इन पंक्तियों के द्वारा, इन पोइम्स के द्वारा किस प्रकार आपकी सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश की है। बट प्लीज आई अकाउंट माई सेल्फ हाईली प्रीज्ड एंड बो टू टेक एडवांटेज ऑल आइडियल आवर्स टिल आई हैव ऑनर्ड यू विथ सम ग्रेवर लेबर। बोले कुछ तराशने वाली मेहनत से मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं ताकि मैं समय का सदुपयोग कर पाऊँ। बट इफ़ द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन प्रूव डिफॉर्म आई शैल बी सॉरी। बोले अगर जो मेरी फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन है, अगर किसी तरह ये आपको चोट पहुंचाती है और सही सिद्ध नहीं हो पाती, यानी कि विकृत हो जाती है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो इस प्रकार ये आपका डेडिकेशन है, पूरा पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और इसी डेडिकेशन में इन्होंने पोइम को द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो यह है, इट इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजास ऑफ आइएम्बिक पेंटामीटर राइमिंग ए बी डबल सी। टोटल 199 स्टेंजास हैं और जिसमें 1194 लाइन्स हैं। देखिए एडोनिस आपकी 6 लाइन का शब्द है, नाम है।
इनके 6 लेटर्स का। तो इससे ध्यान रखिए कि एडोनिस 6 लेटर्स का नेम है, तो ये पोइम है 6 लाइन के स्टेंजा में है, जिसका जो राइमिंग सीम है ए बी डबल सी। और पोइम इज पास्टोरल एट द टाइम ऑफ इरोटिक कॉमिक एंड ट्रेजिक। यानी कि पोइम पास्टोरल है क्योंकि जो एडोनिस है वो आपका एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है और सेफर्ड है, तो इसलिए पोइम पास्टोरल है। और टाइम ऑफ इरोटिक, इरोटिक का मतलब कामुक है, क्योंकि वीनस और एडोनिस के लव सीन को दिखाया जाता है। कॉमिक एंड ट्रेजिक, ट्रेजिक है क्योंकि लास्ट में जो है एडोनिस मर जाता है। थीम की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, इमोर्टलिटी एंड रीबर्थ, आर्ट एंड ब्यूटी, लस्ट वर्सेस लव, ये इसकी थीम है। और कुछ कोट्स हैं इस पोइम से। ओ टू लव, ओ लर्न टू लव द लेसन बट प्लेन एंड वंस मेड परफेक्ट नेवर लॉस्ट अगेन। बहुत सुंदर लाइन है इसी पोइम की। कह रहे हैं ओ लर्न टू लव, प्यार करना सीखो, द लेसन इज बट प्लेन, इसका जो सबक है बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल स्पष्ट है। क्या है? एंड वंस मेड परफेक्ट नेवर लॉस्ट अगेन। अगर एक बार प्रेम पूर्णता प्राप्त कर लेता है, परफेक्शन प्राप्त कर लेता है, तो फिर कभी खोता नहीं है, यानी कि परफेक्ट बना रहता है। अफेक्शन इज ए कोल दैट मस्ट बी कूल्ड एल्स सफर्ड इट विल सेट द हार्ट ऑन फायर। बोले अफेक्शन यानी कि स्नेह, प्रेम एक दहकता हुआ कोला है जिसको ठंडा किया जाना चाहिए, वरना ये दिलों में आग लगा देगा। बहुत सुंदर लाइन है ये भी। माई लव इज टू लव बट टू डिसग्रेस इट। बोले मेरा प्रेम जो प्रेम है, बोले इसका काम अपमानित करना नहीं है। फॉर आई हैव हर्ड इट इज ए लाइफ इन डेथ। मैंने सुन रखा है कि प्रेम जो है मृत्यु में भी जीवन ढूंढ लेता है। दैट लव्स एंड वीप्स बट ऑल बट विद ए ग्रीफ, जिसमें हंसना भी है, रोना भी है, और सिवाय सांस नहीं है, यानी कि सांस नहीं मिलती। लास्ट स्टेंजा जो है ये भी सुंदर है। लव इज आ स्पिरिट ऑल कंपैक्ट ऑफ फायर। बोले प्रेम एक ऐसी आत्मा है, ऑल कंपैक्ट ऑफ फायर, जो पूरी तरह आग की बनी हुई है, यानी प्रेम में अग्नि ही अग्नि है, आग ही आग है। नॉट ग्रोस टू सिंक बट लाइट एंड विल एस्पायर। बोले इसमें डूबने का डर नहीं है, बोले इसमें कोई डूबता नहीं है, बल्कि ये हल्की है और हमेशा आकांक्षा इसमें बनी रहती है। तो ये कुछ लाइंस थी, हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे सुंदर लगी इसलिए यहाँ पर ले ली। सेकंड पोइम है आपकी रेप ऑफ लुक्री। तो आप भी जानते हैं ये भी प्ले के दौरान लिखी गई थी, और ये पोइम जो है 1594 में पब्लिश होती है, 1594 में। और ये जो रेप ऑफ लुक्री स्टोरी है, ये भी ओविड की स्टोरी से ली गई है। ओविड की पोइम है फास्टी, ओविड की पोइम है, कहानी नहीं है, पोइम है फास्टी। और लेबिस की हिस्ट्री ऑफ रोम, इनसे इसको लिया गया है। द पोइम इज अबाउट लेजेंडरी नोबलमैन लुक्री। तो ये जो रोमन लेजेंड की हीरोइन है, महिला है लुक्री, उसके बारे में कहानी है। द पोइम रेप्स ऑफ लुक्री इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट द रोमन रिपब्लिक इन 509 BC अर्डिया रोम। तो ये 509 ईसा पूर्व अर्डिया के रोम की कहानी है। देखिए कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इन 4 कैरेक्टर ही मेन हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कहानी इन्हीं 4 से समझ में आ जाएगी। देखिए लुक्री जो है एक ऑनरेबल वुमेन है,
अर्डिया रोम की, और कोलाटाइन लुक्रीज का हस्बैंड है, और सेक्सटस टार्क्विन जो रोम का किंग है उसका पुत्र है, और ये लुक्री को रेप करता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए, सेक्सटस टार्क्विन जो कि रोमन आर्मी में एक ऑफिसर होता है। देखिए, सेक्सटस टार्क्विन रोमन आर्मी में ऑफिसर होता है, और उधर लुक्री का हस्बैंड कोलाटाइन भी आर्मी में होता है। दोनों आपस में बात करते हैं। कोलाटाइन अपनी वाइफ की प्रशंसा करता है कि बहुत ही सुलझी हुई महिला है, बहुत ही अच्छी महिला है। तो टार्क्विन जो है लुक्री के घर पर जाता है और वहाँ पर रात बिताता है, और उसकी सुंदरता पर वशीभूत हो जाता है, और रात के समय उसके कमरे में जाता है और उससे बहला ने फुसलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो महिला जो है काफ़ी ऑनरेबल होती है, डिसेंट होती है, वो उसके बहलाने में नहीं आती। फिर ये टार्क्विन जो है उसका रेप कर देता है। और जब कोलाटाइन घर पहुंचता है तब लुक्री की बुरी हालत देखता है और उससे पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। फिर बहुत दबाव के बाद बता देती है। तब कोलाटाइन अपने आप को भी मारना चाहता है, जबकि लुक्री अपने आप को चाकू मारकर मर जाती है। लेकिन इसका दोस्त होता है ब्रूटस, यानी कि नाम बता दे रहा हूँ, जूनियस ब्रूटस होता है इसका मित्र कोलाटाइन का। तो वो उससे कहता है मरने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि लुक्री की मौत का जो है बदला लिया जाए। तब फिर लुक्री की जो सबको रोम की गलियों में रखकर प्रदर्शन किया जाता है, और सेक्सटस टार्क्विन और उसके पिता को रोम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कहानी है इस पर। और ये पोइम जो है 7 लाइन स्टेंजा में लिखी गई है, जिसको राइम रॉयल कहते हैं। और राइम रॉयल का आप जानते हैं कि जॉफ्री चौसर ने इन्वेंट की थी, जिसकी राइमिंग स्कीम है ABABBCC। और इस पोइम में 265 स्टेंजास हैं, जिसमें 1855 लाइन्स हैं। और ये भी पोइम जो है, जैसे कि ऊपर बात की थी, हेनरी रियड्सले 3rd अर्ल ऑफ सदम्पटन को डेडिकेट की गई है, और डायरेक्ट एड्रेस है। तो इसमें जो एड्रेस किया गया है, द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, ये इसका डेडिकेशन है। और उसके डेडिकेशन में कहा गया है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। 3rd वन जो पोइम है वो है पैसिनेट पिलग्रिम। देखिए, पैसिनेट पिलग्रिम अपने आप में कोई पोइम नहीं है, बल्कि ये जो कलेक्शन का नाम दिया गया है, संकलन पैसिनेट पिलग्रिम इज एन एंथोलॉजी ऑफ 20 पोइम्स पब्लिश्ड बाय विलियम जैगर्ड इन 1599। 1599 में विलियम जैगर्ड ने 20 पोइम का एक संकलन, एंथोलॉजी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोइम्स, को पब्लिश किया। उस पब्लिकेशन में 5 पोइम्स, जिसमें 2 सोनेट और 3 पोइम्स विलियम शेक्सपियर की थी। बाकी जो 15 पोइम्स थी वो अदर राइटर्स की थी, लेकिन विलियम शेक्सपियर के नाम से इस एंथोलॉजी को पब्लिश किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है। इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर on the title page, while only 5 poems out of 20 composed by विलियम शेक्सपियर। यानी कि 20 में से केवल 5, लेकिन जो टाइटल पेज है वो विलियम शेक्सपियर का नाम लिखा जाता है। कारण आप भी जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर उस दौरान बहुत ही फेमस हस्ती थे।
यानी कि उनके नाम से ही किताबें बिक जाती थीं। तो जो कलेक्शन किसी और का रहा होगा, फिर भी 5 पोइम्स इनकी थी और इनके नाम से बेच दी गई। और इनका जो कलेक्शन था, इसमें 2 सोनेट्स थे और 3 पोइम्स फ्रॉम लव्स लेबर्स लॉस्ट। इनका प्ले है लव्स लेबर्स लॉस्ट, उसमें से 3 पोइम और 2 सोनेट, इनके कुल मिलाकर के ये 5 पोइम्स इनकी थी। तो आप समझ गए होंगे द पैशनेट पिलग्रिम्स जो है किसी भी तरह से कविता का नाम नहीं है। और इनके जो सोनेट हैं वो सोनेट 138 व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ, और दूसरा है टू लव आई हैव टू कंफर्ट एंड डिस्पेयर। और इसमें जो 3 पोइम्स हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले लव्स लेबर्स लॉट, कौन कौन सी हैं? डिड नॉट द हेबिली रिटोरिक ऑफ दाइन आई ऑन अ डे, जिसको अलाका डे बोलेंगे, इफ लव मेक मी फॉर सोन हाउ शैल आई स्वेयर टू लव। तो ये 5 पोइम्स हो गई। दिस पोइम एक्सप्लोर्स द वे लवर्स आर ऑफन लेस देन ऑनेस्ट विद ईच अदर। इस कविता की जो इस कलेक्शन की जो थीम है वो ये बताती है कि प्रेमी अक्सर एक दूसरे के प्रति कम ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट जो पोइम है फीनिक्स एंड द टर्टल। देखिए फीनिक्स और टर्टल दोनों ही बर्ड्स हैं, दोनों ही क्या है? पक्षियों के नाम हैं। एक मेल है और दूसरा फीमेल है। और ये पोइम जो है इन्हीं के पवित्र प्रेम पर, यानी कि जो आइडियल लव है, होली लव है, उस पर बेस्ड है। द फिनिक्स इज नॉट अ रियल बर्ड, द फिनिक्स इज ए पार्ट ऑफ एंशियंट ग्रीक फॉकलोर, अ जेंट बर्ड। यानी कि रियल बर्ड नहीं है, बल्कि जो ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक जो आपके लोकोक्तियाँ हैं, उनकी कहानी का एक विशालकाय पक्षी है। और फिनिक्स जो है आपकी फीमेल बर्ड है। जबकि टर्टल की बात करें तो देखिए टर्टल का मतलब कछुआ होता है, लेकिन यहाँ पर कछुआ नहीं है बल्कि टर्टल डव है, यानी कि टर्टल कबूतर। नॉट द सेल्ड रेप्टाइल, जिसको हम बोलते हैं कछुआ, वो नहीं है। अगला पॉइंट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1601 एज अ सप्लीमेंट ऑफ ए लॉन्ग पोइम बाय रॉबर्ट चेस्टर लव्स मार्टियर। यानी कि लव्स मार्टियर रॉबर्ट चेस्टर की पोइम है, उसकी सप्लीमेंट्री पोइम के तौर पर इस पोइम को फिनिक्स एंड द टर्टल को पब्लिश किया गया था। और जैसा कि बताया कि द फिनिक्स इज इनविसेज्ड एज फीमेल एंड डब एज मेल। ये फीमेल बर्ड है और ये मेल बर्ड है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। और ये एक एलोगिकल पोइम है अबाउट द डेथ ऑफ आइडियल लव। फिनिक्स जो कि बताया फीमेल है, क्वीन एलिजाबेथ को प्रदर्शित करती है और जॉन सेल्सबरी को टर्टल डब करती है। फिनिक्स एंड द टर्टल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिकेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइम, यानी कि पहली पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोइम इसको माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द पोइम डिस्क्राइब्स द फंडल अरेंजमेंट फॉर द डिसीज्ड फिनिक्स एंड द टर्टल। तो पोइम जो शुरू होती है वो फिनिक्स और टर्टल के, जब दोनों में डेथ हो जाती है दोनों की, तो उनके फंडल अरेंजमेंट से शुरू होती है। और इसमें सारी पक्षियों को बुलाया जाता है और कुछ को नहीं भी बुलाया जाता। द
स्कीच आउल एंड अदर बर्ड्स ऑफ प्रे आर नॉट अलाउड। जो शिकारी चिड़ियां हैं और चीखने वाली चिड़ियां हैं उनको नहीं बुलाया जाता फंडल में। ज्वाइन द मॉर्निंग द फिनिक्स एंड द टर्टल, इनके जो फंडल होता है उसमें नहीं बुलाया जाता। फिनिक्स सिंबलाइज इमोर्टलिटी, रिसरेक्शन एंड लाइफ आफ्टर डेथ। टर्टल डव बाय कंट्रास्ट इज मॉर्टल। देखिए इसमें फिनिक्स जो है इमोर्टल बर्ड है और टर्टल जो है वो आपकी मॉर्टल है, एक अमर है और एक नासवान है। और फिनिक्स जो है अपनी मौत हो जाती है और मौत के बाद पुनः अपनी राख से जो है उत्पन्न होती है। तो पोएम स्टेट दैट द लव ऑफ द फिनिक्स एंड द टर्टल क्रिएट्स परफेक्ट यूनिटी विच ट्रांसकेंडेड ऑल लॉजिक एंड मेटेरियल फैक्ट। नहीं, दोनों पक्षी का जो प्यार है इस प्रकार प्रदर्शित होता है जिसको मेटेरियल फैक्ट से नहीं समझा जा सकता, बल्कि एक आइडियल और कह सकते हैं एक मेटाफिजिकल तौर पर इसको समझा जा सकता है। और दीज वर्ड्स आर एम्ब्लेम्स ऑफ परफेक्शन एंड डिवोटेड लव, यानी कि पूर्णता और डिवोटेड लव के प्रतीक हैं। और ये इसकी 4 लाइनें हैं और बहुत ही सुंदर लाइन है, इसको देखते हैं क्या अर्थ निकलता है। सो दे लव्ड एज लव इन ट्वेन, बोले उन्होंने इस प्रकार प्रेम किया, एज लव्ड इन ट्वेन, जैसे कि मिलकर के एक हो गए। हैड द एसेंस बट वन, यानी कि उनके प्यार ने ऐसा सार दिया जैसे दोनों अलग अलग तो हैं लेकिन आत्मा उनकी एक ही है। टू डिस्टेंस डिवीजन नन, दोनों अलग अलग हैं फिर भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। नंबर देयर इन लव वॉज स्लेन, जैसे अंगणित में जो संख्या होती है उसको ये झुठलाता है, लेकिन दोनों दिखने में तो अलग अलग लगते हैं लेकिन हैं एक। तो गणित में देखेंगे आप कि 2 चीज़ें दिखने में अलग अलग लगेंगी तो अलग अलग 2 ही होंगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि दोनों दिख तो अलग अलग रहे हैं लेकिन क्या है, दोनों एक ही हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग प्राणी थे, उनके बीच में कोई विभाजन नहीं था, वे एक साथ हैं तो एक दिख रहे हैं और अलग अलग हैं तो 2 दिख रहे हैं। अगली पोइम है आपकी द लवर्स कंप्लेन, 5th पोइम है। इसमें एक महिला जो है वो एक नदी के किनारे बैठी हुई है, रिवर के बैंक पर बैठी हुई है और अपनी प्यार की निशानियाँ वो फाड़ कर तोड़ तोड़ कर नदी में फेंकती जा रही है। तब उधर से एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो उससे प्रश्न करता है तो वह अपने प्रेमी के बारे में कंप्लेंट करती है। तो क्या है, द लवर्स कंप्लेंट वॉज पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ 1609 क्वार्टो ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड बाय थॉमस थ्रोपे। देखिए थॉमस थ्रोपे की ने विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश किया और उस 154 सोनेट में इस पोइम, ये पोइम भी पब्लिश हुई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोनेट के साथ कौन सी पोइम पब्लिश हुई थी, तो वो थी आपकी लवर्स कंप्लेंट। द पोइम वॉज रिटन इन 47 7 लाइन स्टैंजाज, इसको राइम रॉयल बोलते हैं। इसी में आपकी रेप ऑफ लुकरी लिखी गई है, तो इसमें 47 स्टैंजा हैं। और ये पोइम जो है एक महिला अपने प्रेमी के बारे में डिस्क्राइब करती है, तो वहाँ से शुरू होती है। तो द पोइम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए यंग वुमन weeping at the bank of river into which she tore up letters, rings and other tokens of love। सबको तोड़ तोड़ कर नदी में वो फेंक देती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद कर रहे हैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी पसंद आई होगी और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, कापियाँ चेक हो गई हैं, तो इस कारण से समय नहीं मिल पाया। अब सीधे यानी कि अप्रैल, मई, जून
कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने बिल्कुल रेगुलर आपको वीडियोज मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।